सो आज हमने जो चीज़ पढ़नी है वो है समथिंग कॉल्ड लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी। इट्स अ रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। और इसमें इसकी ज़रूरत इसलिए है क्योंकि हमने लास्ट टाइम देखा था कि रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स इनमें थ्योरेटिकली तो इट्स पॉसिबल कि द आउटपुट एट एनी टाइम स्टेप डिपेंड्स ऑन ऑल द प्रीवियस इनपुट्स। यानी जो जो आप पहले देख चुके हैं इनपुट सीक्वेंस में वो सारा कुछ यूज हो रहा होता है। थ्योरेटिकली वो सारा कुछ यूज हो रहा होता है इन ऑर्डर टू कंप्यूट द आउटपुट एट एनी टाइम स्टेप टी। लेकिन प्रैक्टिकली जैसे जैसे आप टाइम में पीछे जाते जाएं, इन उन टाइम्स की पिछले टाइम्स की इनपुट्स का रोल कम से कम से कम से कम से कम होता रहता है। ठीक है, या तो कम से कम होता रहता है या बहुत ही ज़्यादा रोल होने लग जाता है, बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोड करने लग जाता है। और ये दोनों फिनोमेना जो हैं ये इनपुट की वैल्यू की वजह से नहीं हो रहे होते। यानी x एट टाइम t में क्या पड़ा था ये इस पे डिपेंड नहीं करता। ये डिपेंड कर रहा होता है कि जो रिकरेंट लेयर के वेट्स थे W11 वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स था, ये उन वेट्स पे डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, यानी हाउ मच ऑफ द पास्ट यू रिमेंबर और हाउ मच ऑफ द पास्ट यू फॉरगेट, it is depending on some recurrent weights W11 and it's not depending upon के input में actually था क्या। यानी it would be nice to decide what to forget, what to remember and how much to forget, how much to remember based on the input itself। ठीक है, practically recurrent neural networks input को देख के नहीं फैसला कर रहे होते। practically speaking इट वुड बी नाइस कि हम किसी तरह इनपुट को देख के फैसला करें कि क्या याद रखना है, क्या भुलाना है। जस्ट टू मेक द फॉलोइंग स्लाइड्स कंसिस्टेंट, मैं जो हमने रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क को पढ़ा था उसके अंदर maybe I should have copied the diagram, पर if you recall हमने इनपुट के लिए ग्रे सा बॉक्स यूज़ किया था और फिर हिडन लेयर के लिए ग्रीन सा बॉक्स यूज़ किया था और आउटपुट के लिए ब्लू सा बॉक्स यूज़ किया था। और यहाँ पे मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये जो what is happening at the hidden layer, ठीक है, वो पूरे का पूरा ऑपरेशन इस राइट सेंटर में जो फिगर बनी हुई है ये पूरा ऑपरेशन हिडन लेयर पे क्या क्या हो रहा होता है ये उसको डिस्क्राइब कर रहा है। हिडन लेयर पे आपके पास इनपुट रिसीव होती है, उस इनपुट x एट टाइम t को आप उस लेयर के वेट्स W0 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बायस ऐड कर देते हैं B0 और फिर जो प्रीवियस टाइम स्टेप पे हिडन लेयर की आउटपुट थी आप उसको यूज़ करते हैं, उसको रिकरेंट वेट से मल्टीप्लाई करते हैं और ये जो भी एक वेक्टर आ जाता है इस वेक्टर को tan h में से गुजारते हैं और आप कहते हैं ये मेरा नया हिडन लेयर की नई आउटपुट मेरी ये है। और ये नई आउटपुट आप स्पेस में भी एक्सपोज कर देते हैं, यानी ये वो आउटपुट है जो अगली लेयर को जा रही है। ब्लू लेयर को जो चीज़ जा रही है वो HT जा रही है। So you expose it in space and you also expose it in time कि वही हिडन लेयर की आउटपुट अगले टाइम स्टेप के लिए रिकरेंट वेट से मल्टीप्लाई होगी। सो दैट्स व्हाट हैपेंस एट दिस ग्रीन बॉक्स। ठीक है, हिडन लेयर पे ये पूरे का पूरा प्रोसेस ये हो रहा होता है। इसको हम कहते हैं RNN का एक सेल। ठीक है, मतलब यानी इसमें तो बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं, यानी W0 में जितनी रोज हैं हर रो एक न्यूरॉन के वेट्स हैं। तो ये तो एक न्यूरॉन्स की कॉम्बिनेशन है पूरा जो ग्रीन बॉक्स है, तो हम इस पूरे को सेल कहते हैं। ठीक है, एक
एक पूरा सेल है, इसमें बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं। तो एक वनीला आरएनएन का सेल इस तरह से डिस्क्राइब किया जा सकता है। नाउ लेट्स कम टू दिस थिंग कॉल्ड लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी। ये भी एक सेल ही होता है, आरएनएन के सेल की बजाय एक और सेल होता है। बिफोर वी लुक एट दिस सेल, इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स देख लेते हैं। अब आपने मेरे साथ रहना है, हम करने ये लगे हैं। हम हिडन लेयर की प्रीवियस टाइम स्टेप पे जो आउटपुट थी t-1 पे, वो वाला वेक्टर लेंगे और हम जो इनपुट आई है एट टाइम t वो लेंगे। इन दोनों को कंकैटिनेट कर देंगे। ये दो वेक्टर्स थे, कॉलम वेक्टर्स, इनको ऊपर नीचे कंकैटिनेट कर दिया। यानी हिडन लेयर को हम कहते थे इसमें m न्यूरॉन्स होते थे और इनपुट को हम कहते थे इसमें d वैल्यूज होती हैं। तो ये जो कंकैटिनेटेड वेक्टर है ये m प्लस d बाय 1 का एक वेक्टर होगा। ठीक है, इस वेक्टर को आप v कह लें। सो ये एक वेक्टर v है एट टाइम t। ये बनता कैसे है? पिछला हिडन लेयर की आउटपुट पिछले टाइम स्टेप पे और करंट इनपुट, इनकी कंकैटिनेशन। ये एक वेक्टर आ गया v। अब आपने बस वेक्टर v को देखना है। वेक्टर v पे आप 4 एफाइन ट्रांसफॉर्मेशंस करते हैं। लेट मी एक्सप्लेन कि ये एफाइन ट्रांसफॉर्मेशन क्या चीज होती है। जब भी आप किसी वेक्टर x को मैट्रिक्स m से मल्टीप्लाई करते हैं, व्हेनेवर यू डू दिस इज अ लीनियर ऑपरेशन। इसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। लीनियर इसलिए कि x के अंदर जो वैल्यूज पड़ी हैं, m इंटू एक्स जब करेंगे तो x वाली वैल्यूज की पावर्स अभी भी पावर 1 के साथ ही आ रही होंगी। कोई स्क्वायर नहीं किया, क्यूब नहीं किया, स्क्वायर रूट नहीं किया, साइन कॉस, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं लगाया, एक सादा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लगाइए। तो जब भी आप मैट्रिक्स इनटू वेक्टर करते हैं तो जो वेक्टर है वो लीनियरली ट्रांसफॉर्म हुआ होता है, इसलिए इस पूरी ट्रांसफॉर्मेशन को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। लेकिन अगर आप ये ट्रांसफॉर्मेशन करें m इंटू एक्स प्लस आपने एक और वेक्टर भी ऐड कर दिया, लेट्स कॉल इट b। ये जो आप डिस्प्लेसमेंट ऐड करते हैं प्लस b करके, ये डिस्प्लेसमेंट की वजह से ये ट्रांसफॉर्मेशन अब लीनियर नहीं रहती। लीनियर की डेफिनेशन सिर्फ m इंटू एक्स अलाउ करती है। इस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन जिसमें डिस्प्लेसमेंट भी होती है, इसको एफाइन ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, मैंने बस एक नया नाम दे दिया है। हम थ्रू आउट द कोर्स एफाइन ट्रांसफॉर्मेशन ही तो कर रहे थे। जब भी हम किसी लेयर के वेट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते थे, बायस वेक्टर ऐड करते थे, ये एक एफाइन ट्रांसफॉर्मेशन थी। ओके, अब हम करने क्या लगे, हम v के ऊपर 4 एफाइन ट्रांसफॉर्मेशंस लगाएंगे और ट्रांसफॉर्मेशंस लगाने के बाद कोई एक्टिवेशन फंक्शंस में से गुजार देंगे, नॉन लीनियर फंक्शंस में। पहली ट्रांसफॉर्मेशन v आया, v को आपने मल्टीप्लाई किया, एक कोई मैट्रिक्स है wf, लर्नेबल है, बाद में लर्न कर लेंगे आप, पर v आया, उसको किसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में से गुजारा wf, फिर बायस वेक्टर ऐड किया, ये एक एफाइन ट्रांसफॉर्मेशन होगी। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन के जो पैरामीटर्स हैं वो wf हैं और bf हैं। ये एक और वेक्टर आ जाएगा और इस वेक्टर को आप, इस वेक्टर के हर एलिमेंट को आपने सिग्मॉइड फंक्शन में से गुजार दिया, लॉजिस्टिक सिग्मॉइड में से। व्हेन यू डू दिस, आपके पास जो भी रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को मैं एक नाम देने लगा हूं। वो एक वेक्टर होगा f, और ये f वेक्टर आया है मेरे पास एट टाइम t, इसलिए क्योंकि मेरे पास जो v वेक्टर था ये एट टाइम t था। ओके, तो एक ट्रांसफॉर्मेशन है उसको मैं f कह देता हूं, एक और ट्रांसफॉर्मेशन है उसको मैं i कह देता हूं, और उसके पैरामीटर्स हैं wi और bi। तीसरी ट्रांसफॉर्मेशन है wo
और सॉरी उसके पैरामीटर्स हैं डब्ल्यू ओ और बी ओ, और उससे जो वेक्टर मिलता है उसे मैं कहता हूँ ओ एट टाइम टी। ये 3 ट्रांसफॉर्मेशन है। चौथी ट्रांसफॉर्मेशन अगेन बिल्कुल उसी तरह ही है। एफाइन ट्रांसफॉर्मेशन के अपने कोई वेट्स हैं डब्ल्यू सी बायस बी सी, लेकिन इस दफा मैं एक्टिवेशन फंक्शन tan h कर देता हूं। दैट्स द ओनली डिफरेंस। पर ये 4 ट्रांसफॉर्मेशन हैं, ठीक है। चारों जो मेट्रिसेस हैं डब्ल्यू एफ, डब्ल्यू आई, डब्ल्यू ओ, डब्ल्यू सी, चारों का साइज m बाई एम प्लस डी है। कॉलम्स इसकी m प्लस डी है। कॉलम्स इसकी m प्लस डी क्यों है, कोई बता सकता है? हर मैट्रिक्स नहीं, नो बायस का कोई ताल्लुक नहीं है। कॉलम्स m प्लस, क्योंकि v से मल्टीप्लाई हो रहे हैं और v का साइज क्या है? m प्लस डी बाय 1। हाँ, चूंकि v में m प्लस डी एंट्रीज थी, इसका मतलब कि w की कॉलम्स जो हैं वो भी m प्लस डी होने चाहिए। दैट्स अंडरस्टूड। यहाँ पे लेकिन मैंने रोज m रखी हुई है। रोज m इसलिए रखी हुई है क्योंकि मैं अभी हिडन लेयर पे ही रहना चाहता हूँ। हिडन लेयर पे ही मैंने काम करना है अभी, ठीक है। तो हिडन लेयर का साइज चूंकि m न्यूरॉन्स हैं, इन सारे ये जो वेक्टर्स हैं एफ आई ओ सी सी टिल्डा, ये हिडन लेयर पे ही इन पे काम होना है, इसलिए आई स्टिल नीड टू रिमेन एट साइज m। तो मैंने अपनी रोज m रखी है। ओके, इसका मतलब है एफ आई ओ और सी टिल्डा ये m डिमेंशनल वेक्टर्स आ गए। जस्ट लाइक माई हिडन स्टेट जो h एट टाइम t माइनस 1 था, ये भी तो m डिमेंशनल वेक्टर था। h एट टाइम t जो निकलना है ये भी m डिमेंशनल वेक्टर निकलना है। ओके, एंड बिकॉज ऑफ सिग्मॉइड डू यू गाइज एग्री कि f के अंदर जो वैल्यूज पड़ी हैं ये 0 से 1 के बीच में होंगी? जी सर, बिल्कुल, क्योंकि सिग्मॉइड में से गुजर के आ रही। तो ये पहली 3 जो है एफ आई और ओ, ये वेक्टर्स m डिमेंशनल वेक्टर्स होंगे, लेकिन हर एंट्री इनके अंदर 0 से 1 के बीच में होगी। और जो tan h में से गुजर के आ रहा है सी टिल्डा, इसमें हर एंट्री -1 से 1 के बीच में होगी। डू यू गाइज एग्री? ओके, ग्रेट। ये हो गया बिल्डिंग ब्लॉक्स। आप देख लेते हैं कि फिर LSTM वाला सेल करता क्या है। LSTM का सेल, वंस यू नो दिस बिल्डिंग ब्लॉक्स, ठीक है, LSTM का सेल 2 काम करता है, और मेरे साथ रहिएगा। LSTM का सेल पहले तो ये जो सी टिल्डा हमने यूज किया था, ये वेक्टर था m डिमेंशनल, इसमें वैल्यूज -1 से लेके 1 तक थी, ठीक है। इस वेक्टर को मैं एक इंटरप्रिटेशन देने लगा हूं, यानी आप इसको कोई भी इंटरप्रिटेशन दे सकते थे। हम खुद चूज कर रहे हैं कि वी आर गोइंग टू इंटरप्रेट दीज वैल्यूज एज पोटेंशियल सेल स्टेट, ठीक है। यानी आपके पास RNN में हिडन लेयर की आउटपुट होती थी, LSTM में आपके पास हिडन लेयर की आउटपुट भी है और समथिंग कॉल्ड सेल स्टेट भी है। क्योंकि सी टिल्डा को मैंने पोटेंशियल सेल स्टेट कहा है, CT है जो मेरा सेल स्टेट है। यानी मेरे ये जो ग्रीन सेल है इसके अंदर एक वेक्टर है सी टिल्डा नहीं C, और उस वेक्टर को मैं इंटरप्रेट ऐसे कर रहा हूं कि ये मेरे सेल का स्टेट रिप्रेजेंट करता है कि एट टाइम t क्या स्टेट था।
ठीक है, जो भी इसमें वैल्यूज पड़ी होंगी वो मेरे सेल का स्टेट डिटरमिन कर रही हैं। ठीक है, तो सी टिल्डा को मैं कह रहा हूं कि ये मेरा पोटेंशियल सेल स्टेट है, कि हो सकता है अगला सेल स्टेट सी टिल्डा बन जाए। लेकिन सी टिल्डा को मैं, ये हडमार्ड प्रोडक्ट है, हमने कोर्स में ये किया हुआ है कि नहीं, हडमार्ड प्रोडक्ट? आर यू फेमिलियर विद दिस? No, sir. ओके, No, sir. हडमार्ड, दैट्स जस्ट अ फैंसी नेम। असल में सिर्फ ये हो रहा है एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन। दो वेक्टर्स हैं सेम साइज के, एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन है। यानी जिस तरह आप डॉट प्रोडक्ट में नहीं करते थे, एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन फिर सम कर लेते थे। डॉट प्रोडक्ट में एंड पे सम होता था, इसमें आपने सम नहीं करना, बस हर एंट्री को कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री से मल्टीप्लाई कर देना है एंड दैट्स इट। यानी अगर इनपुट में वेक्टर्स थे दो, आई और सी टिल्डा, अगर वेक्टर्स थे, आउटपुट भी एक उतनी बड़ी वेक्टर ही आएगा। ठीक है, लेकिन हर एंट्री कॉरेस्पॉन्डिंग इनकी जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हुई होगी। तो दैट्स अ हडमार्ड प्रोडक्ट या एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन। ये जो एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन है, इसमें देखें कि हो क्या रहा होगा। मैं सी टिल्डा को ड्रॉ करता हूं। सी टिल्डा एक वेक्टर है, लेट्स से इसमें आई डोंट नो 4 वैल्यूज थी। वी नो के सी टिल्डा चूंकि tan h से आया है, तो इसमें जो वैल्यूज हैं वो -1 से 1 के बीच में हो सकती हैं। तो लेट्स से पहली वैल्यू थी -0.3, अगली थी 0.7, अगली थी 0.9 और ये वाली थी -0.8। ये वैल्यूज आ गई और अब आई को देख लेते हैं। आई जो वेक्टर है, अब आई में आप नोट करें कि आई लॉजिस्टिक सिग्मोइड से आया था, इसमें 0 से 1 तक वैल्यूज थी। चूंकि इसमें वैल्यूज 0 से 1 तक थी, इसका मतलब है कि जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये जो -0.3 लिखा हुआ था, ये थोड़ा सा स्केल हो जाएगा। क्या ये -0.3 से बड़ा हो सकता है? या मैग्नीट्यूड में ये 0.3 से बड़ी हो सकती है मल्टीप्लाई होने के बाद? यानी यहां पे जो नंबर पड़ा है वो 0 से 1 के बीच में है। नो सर, बड़ा होने के लिए तो 1 से बड़ा नंबर होना चाहिए। एग्जैक्टली, यानी ये कुछ स्केल डाउन ही कर रहा होगा -0.3 को। और यहां पे एक और नंबर पड़ा है, ये 0 से 1 तक है, ये इस 0.7 को कुछ स्केल डाउन कर रहा होगा। यानी अगर तो यहां पे 0 पड़ा है, लेट्स से यहां पे 0 पड़ा था, तो इस 0.9 को 0 से मल्टीप्लाई कर देगा, रिमूव कर देगा। लेकिन अगर यहां पे 1 पड़ा है तो ये 0.9 पूरे का पूरा आ जाएगा। और अगर यहां पे कोई भी नंबर बिटवीन 0 एंड 1 पड़ा है, तो जो आंसर आएगा वो 0 से 0.9 के बीच में आएगा कोई आंसर। डू यू गाइस एग्री? जी ग्रेट। इसका मतलब है कि अगर आप इसको, यानी कैन यू स्टार्ट इंटरप्रेटिंग दिस वेक्टर आई एज अ गेट? ये एक गेट है जो सी टिल्डा को या तो पूरे का पूरा पास होने दे रहा है या थोड़ा सा स्केल डाउन होके पास होने दे रहा है। डू यू एग्री? Yes, sir. जी सर। ओके, तो ये जो LSTM का सेल होता है, इसमें जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ये गेट्स का है। हर हार्डमार्ड प्रोडक्ट जो है, एलिमेंट वाइज प्रोडक्ट, ये एक गेट है। एंड यू हैव 3 gates. That's a gate as well. And you have 1 gate over here. That's a gate as well. ठीक है?
बट लेट्स लुक एट दीज गेट्स वन बाय वन। इस गेट को तो हमने देख लिया, ये जो आई वाला गेट है जिसको हमने वेक्टर आई कहा था, ये गेट सी टिल्डा को मॉड्यूलेट कर रहा है। ये इसको या पूरा जाने दे रहा है या इसको स्केल डाउन कर रहा है, उसकी हर एलिमेंट को फर्क तरीके से स्केल कर रहा है। सिमिलरली जो एफ वेक्टर था, ये भी एक गेट अप्लाई हो रहा है, लेकिन पोटेंशियल सेल स्टेट पे नहीं, ये एक्चुअल जो प्रीवियस सेल स्टेट था उसके ऊपर ही गेट अप्लाई हो रहा है, प्रीवियस सेल स्टेट। और चूंकि मैं प्रीवियस सेल स्टेट कह रहा हूं, इसका मतलब है कि एक एलएसटीएम सेल में सिर्फ हिडन स्टेट ही रिकरेंट नहीं होता, सेल स्टेट भी रिकरेंट होता है, यानी दो रिकरेंसेस हैं। आप जब नया सेल स्टेट निकालते हैं वो प्रीवियस सेल स्टेट पे डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। जस्ट लाइक आपने जब ये नया हिडन स्टेट निकाला एच टी, ये भी एच टी माइनस वन पे डिपेंड कर रहा था कि नहीं कर रहा था? इन इक्वेशन में तो कहीं एच टी माइनस वन नहीं लिखा हुआ। ये मैं क्यों कह रहा हूं कि हिडन स्टेट जो है वो एच टी माइनस वन पे डिपेंड करता है? हाउ डू यू नो? यहां तो एच टी माइनस वन लिखा ही नहीं हुआ। सर हमने आरएनएन में ये पढ़ा था। ये तो एलएसटीएम है सर, क्योंकि बी में ये है इनपुट के साथ कंकैटिनेटेड। एब्सोल्युटली। एफ कैसे कंप्यूट हुआ, आई कैसे कंप्यूट हुआ, ओ कैसे कंप्यूट हुआ, और सी टिल्डा, ये चार थे ना पिछली स्लाइड पे बिल्डिंग ब्लॉक्स जिनको मैं कह रहा था। ये पिछले जाते हैं, ये कंप्यूट हुए थे चारों वी को देख के, और वी कैसे बना था? पिछला हिडन स्टेट देख के, एच टी माइनस वन। ठीक है, तो हिडन स्टेट तो रिकरेंट है डेफिनेटली। सिमिलरली हम सेल स्टेट जिस वेक्टर को कह रहे हैं उसको भी हम रिकरेंट बना रहे हैं। ओके, और ये जो एफ गेट है ये कहता है कि आपने पिछले सेल स्टेट में से कितनी चीजें आगे लेके जानी है, कितना स्केल डाउन करना है। ठीक है, ओके, तो ये दो मेरे पास, जब ये हेडवर्ड प्रोडक्ट से गुजर जाएंगे तो एक वेक्टर ये आ गया होगा m डिमेंशनल, और एक वेक्टर ये आ गया होगा m डिमेंशनल। इन दोनों को मैं ऐड कर देता हूं एलिमेंट वाइज। ठीक है, ये मेरे पास जो रिजल्ट आया इसको अब मैं कहूंगा ये मेरा नया सेल स्टेट है। ठीक है, दैट्स माय न्यू सेल स्टेट। पिछले वाला पोटेंशियल था, सी टिल्डा वाज अ पोटेंशियल सेल स्टेट, and then I came up with the new cell state. New cell state. और once I have the new cell state, आप लोग मुझे बता सकते हैं कि C जो है वेक्टर नया सेल स्टेट, क्या ये 0 से 1 के बीच में होगा? देखें, f 0 से 1 के बीच में था, I 0 से 1 के बीच में था, तो क्या ये 0 से 1 के बीच में होगा? सर लाजमी नहीं है, क्योंकि लाजमी क्यों नहीं है? सर क्योंकि हमारे पास तो रहते वेक्टर्स हैं जो 0 और 1 के बीच हैं, तो जब हम उनको ऐड करेंगे और ऑब्वियसली वो एलिमेंट वाइज एडिशन, तो 1 से इंक्रीज भी तो हो सकता है। यस, एग्जैक्टली, ये एडिशन है जो लेट्स से कि इस वेक्टर में कोई वैल्यू थी वो 1 थी या 1 के पास थी, और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग इस वेक्टर में जो वैल्यू थी वो भी 1 के पास थी, तो 1 प्लस 1 थी तो 2 के पास आ जाना है। ठीक है, सिमिलरली नेगेटिव साइड पे, ठीक है। सो पॉइंट इज कि ये जो नया सेल स्टेट जिस तरीके से हम कंप्यूट कर रहे हैं प्लस की वजह से, इस पे कोई कैद नहीं है कि ये 0 से 1 होना चाहिए, ये -1 से 1 होना चाहिए। ये बड़ी वैल्यूज आ सकती हैं इसके अंदर। ठीक है,
ये पॉइंट क्लियर है आप लोगों को कि नहीं? जी सर। और आप नोट करें कि ये एफ और आई थे जो 0 से 1 के बीच में थे, लेकिन सी टिल्डा तो -1 से 1 के बीच में था, ठीक है। सिमिलरली सी टी -1 अगर ये पिछले टाइम से आ रहा है तो सी टी -1 पे तो कोई कैद ही नहीं थी। ये तो बहुत ही बड़ी वैल्यूज इसमें हो सकती थी, नेगेटिव साइड पे भी पॉजिटिव साइड पे भी, ठीक है। तो देयरफॉर सी टी पे कोई कैद नहीं है, लेकिन मैं उस सी वेक्टर को एलिमेंट वाइज tan h में से गुजार देता हूं। अब जो मेरे पास वेक्टर आता है tan h में से गुजरने के बाद, अब वेक्टर -1 से 1 के बीच में है। डू यू गाइस एग्री? जी सर। ग्रेट। अच्छा ये बताइए कि एक आम ट्रेडिशनल आरएनएन में, वनीला आरएनएन में आप HT कैसे निकालते थे? क्या ये tan h से नहीं आता था? अंदर जो भी हो रहा हो, एंड पे tan h नहीं था? जी जी इसका मतलब है कि मैं बल्कि लिख देता हूं, आरएनएन में ये हो रहा था। इसका मतलब है कि आरएनएन का जो H था वो -1 से 1 के बीच में होता था। जो भी इसमें वैल्यूज पड़ी होती थी हर एंट्री पे, वो -1 से 1 के बीच में होती थी। तो मैं LSTM के सेल में भी चाह यही रहा हूं कि जिस तरह आरएनएन -1 से 1 के बीच में कोई चीज प्रोड्यूस करता है, नंबर्स प्रोड्यूस करता है, मैं यहां भी यही चाहूंगा कि मेरे जो नंबर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं आउटपुट ऑफ माय सेल, वो -1 से 1 के बीच में हो। तो मैंने इधर भी tan h में से गुजार दिया, लेकिन उस आउटपुट को डायरेक्टली एक्सपोज करने की बजाय, यानी आरएनएन तो डायरेक्टली एक्सपोज कर देता था कि ये tan h का रिजल्ट आया है, ये बाहर फेंक दो। मैं अब फाइनली उसको एक गेट में से गुजारता हूं। इस गेट का काम ये है, ये कहता है कि जरूरी नहीं है जो भी चीजें कंप्यूट हुई हैं पूरी की पूरी आप एक्सपोज कर दें। वेक्टर ये जो tan h ऑफ c है, आप इसमें से किस एंट्री को कितना एक्सपोज करना है वो ये वेक्टर O कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि O में लॉजिस्टिक सिग्मॉइड से आया है, इसमें 0 से 1 तक वैल्यूज पड़ी है। तो ये एक और गेट अप्लाई हो रहा है कि किस एंट्री को कितना एक्सपोज करना है। फुली एक्सपोज करना है, अगर O में 1 पड़ा है तो फुली एक्सपोज हो रही है वो एंट्री। अगर O की उस एंट्री में 0.5 पड़ा है तो वो आधे, यानी 2 से डिवाइड होके वो एक्सपोज हो रही है एंट्री, एंड सो ऑन। ठीक है, यहां तक आप मेरे साथ है? कंफ्यूजिंग तो नहीं हो गया? नो सर। ये मेरे साथ हैं पे नो का है या कंफ्यूजिंग पे नो का है? सर कंफ्यूजिंग नहीं है। ओके, आगे चलते हैं। फॉरगेट गेट को देख लेते हैं। ये इक्वेशन मैं पिछली स्लाइड्स पे ये इक्वेशंस थी, उन्हीं को ला रहा हूं मैं, ठीक है, जिसको मैं गेट एफ का हुआ है, वेक्टर एफ। इसकी जो इक्वेशन थी वो ये थी कि आपने v को लिया, आपने wf से मल्टीप्लाई किया, आपने बायस वेक्टर ऐड किया और आपने लॉजिस्टिक सिग्मॉइड में से गुजार दिया। दिस गेव यू एन m डिमेंशनल वेक्टर। उसके बाद f का रोल जो था सेल स्टेट बनाने में, वो ये था कि आपने f को प्रीवियस सेल स्टेट से एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई किया, और आगे i इंटू सी टिल्डा किया था। लेकिन f का रोल c बनाने में ये था कि आपने प्रीवियस टाइम स्टेप पे जो सेल स्टेट था उससे मल्टीप्लाई किया था। यहां मैंने वही इक्वेशन लिखी हुई है सेल स्टेट बनाने वाली, लेकिन jth एंट्री के लिए। ये सेकंड इक्वेशन क्लियर है आप लोगों को? मैंने सेकंड इक्वेशन असल में वेक्टर इक्वेशन थी, मैंने उसकी jth एंट्री बस बताई है। ये स्केलर इक्वेशन है एक। इज दिस क्लियर? जी। यानी the jth entry of the cell state at time t is computed by scaling the jth entry of the previous cell state by fj and scaling the jth entry of the potential cell state by ij and then adding them together. ठीक है,
ओके, इसमें हमें पता है कि एफ जे क्योंकि लॉजिस्टिक सिगमेंट से आ रहा था, ये 0 से 1 के बीच में होगा। इसकी एक्सट्रीम्स देख लेते हैं, उससे हमें पता लग जाएगा कि ये एफ का रोल है क्या यहां पे। अगर एफ जे 0 कंप्यूट हुआ है, इसका मतलब है कि ये जो प्रीवियस टाइम स्टेप पे स्टेट था सी, इसको भूल जाओ क्योंकि इसने 0 से मल्टीप्लाई हो जाना है। यानी नया स्टेट कंप्यूट करने में सी, when you're trying to compute the state at time t, the state at time t minus 1 is going to be multiplied by 0, which means forget the previous state. And if fj is 1, then the previous state at time t minus 1 is multiplied by 1, which means it's retained completely. बिल्कुल उसको नहीं भूलना, उसको रिटेन करना है। जितना पहले सी जे की वैल्यू थी पूरी की पूरी लेके आओ, ठीक है। देयरफॉर ये जो एफ के अंदर जो वैल्यूज पड़ी हैं, दे एक्ट एज फॉरगेट गेट्स, ठीक है। पूरा वेक्टर एफ, इसको आप, या एफ को जब आप हार्डमार्ट प्रोडक्ट के साथ यूज करते हैं, इस पूरी चीज को आप एक फॉरगेट गेट कहते हैं। ये प्रीवियस सेल स्टेट पे अप्लाई हो रहा है। ओ, देयर इज अ टाइपो हियर। ये था प्रीवियस सेल स्टेट सी एट टाइम t माइनस 1, तो प्रीवियस सेल स्टेट पे अप्लाई हो रहा है कि आपने प्रीवियस सेल स्टेट को कितना भूलना है और कितना रिटेन करना है। यहां तक कोई सवाल जी? Any questions? ओके, अब देख लेते हैं, और आपको यहां से वैसे कुछ क्लियर हो जाएगा कि तो फिर आई वाला जो वेक्टर है उसका क्या रोल है, ठीक है। तो नाउ लेट्स गो टू द आई गेट। आई आपने कंप्यूट किया था, सेम वी को लिया, उस पर एफाइन ट्रांसफॉर्मेशन लगाई अपने वेट्स डब्ल्यू आई और बी आई के साथ, सिग्मॉइड में से गुजारा, 0 से 1 एंट्रीज वाला वेक्टर आ गया। जब आपने नया सेल स्टेट प्रोड्यूस किया एट टाइम टी, तो ये वही इक्वेशन है जो पिछली स्लाइड पे थी, और इसमें हमने देखना है कि आई का क्या रोल था। वेल, आई जे जो है ये मल्टीप्लाई हुआ था सी टिल्डा जे के साथ, यानी पोटेंशियल जो सेल स्टेट जिसको हम कहते थे, ये उससे मल्टीप्लाई हो रहा। अगेन एक्सट्रीम्स को देख लेते हैं। अगर आई जे 0 है, इसका मतलब है कि ये प्लस के बाद कोई इफेक्ट है ही नहीं, ये तो 0 ऐड हो रहा है। यानी आपने अपना जो नया सेल स्टेट है ना, उसको जितना भी फॉरगेट कर लिया है, नहीं फॉरगेट किया, रिटेन किया, जो भी कर लिया है, आपने नई इंफॉर्मेशन कोई नहीं ऐड करनी। अब यू डोंट ऐड एनीथिंग, यू जस्ट स्केल इट। लेट मी रिपीट दिस, इफ आई जे इज 0, देन यूर सेइंग कि पिछले सेल स्टेट को आप स्केल कर लें, 0 से 1 के दरमियान कोई नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, लेकिन डोंट ऐड एनी न्यू इंफॉर्मेशन अगर आई जे 0 है। लेकिन अगर आई जे 1 है तो आप कह रहे हैं कि अच्छा, ऐड दिस न्यू इंफॉर्मेशन। व्हाट इज दिस न्यू इंफॉर्मेशन? ये सी जे टिल्डा में जो भी नंबर पड़ा है, इसलिए मैं कहता हूं कि ये एक पोटेंशियल सेल स्टेट है, ठीक है। यानी अगर एफ 0 हो जाए, अगर एफ 0 हो और आई 1 हो, तो फिर नया सेल स्टेट जो है वो सी टिल्डा नहीं बन जाएगा। Let me repeat this. If f is 0 and if I is 1, then the new cell state is C tilde. यानी आपने पिछला सेल स्टेट बिल्कुल भुला दिया है, और ये जो भी जिसको हम पोटेंशियल सेल स्टेट कहते थे, ये दिस हैज बिकम योर एक्चुअल न्यू सेल स्टेट। इसको इनपुट गेट कहते हैं, कि आपने अपने सेल स्टेट में और कितना इनपुट करना है। एफ का रोल था हाउ मच ऑफ द प्रीवियस स्टेट डू यू वांट टू फॉरगेट। आई का रोल ये है हाउ मच न्यू इंफॉर्मेशन डू यू वांट टू इनपुट इनटू योर सेल स्टेट एट टाइम टी, ठीक है। और ये जिस तरह से हमने बताए हुए हैं, ये
ये मुमकिन है कि एफ भी 1 हो और आई भी 1 हो, दोनों एट द सेम टाइम। अगर दोनों 1 के पास है तो आप कह रहे हैं कि मैंने भूलना भी नहीं है और मैंने ये जो नई इंफॉर्मेशन ये भी पूरी ऐड करनी है, ठीक है। सो दिस इज इररिस्पेक्टिव ऑफ द फॉरगेट लेवल, आई की जो वैल्यू है कितना ऐड करना है आपने, दिस इज इररिस्पेक्टिव ऑफ द फॉरगेट लेवल। सो आई एक्ट्स एज एन इनपुट गेट, but it's an input gate not on the previous cell state, it's an input gate on the potential cell state। C tilde पे एक्ट कर रहा है, I F जो था ये C पे एक्ट कर रहा था, I C tilde पे एक्ट कर रहा है। यहां तक कोई सवाल? आगे चलते हैं। फिर जो तीसरा गेट था ओ, वो भी इसी तरह आया, वी को लिया, वी के ऊपर एफाइन ट्रांसफॉर्मेशन लगाई, इस एफाइन ट्रांसफॉर्मेशन के अपने पैरामीटर्स थे डब्ल्यू ओ एंड बी ओ, सिग्मॉइड में से गुजारा, वेक्टर आया, इसमें हर एंट्री 0 से 1 के बीच में थी। और अब लेकिन मैंने हिडन स्टेट जब कंप्यूट किया, अब सेल स्टेट हो गया कंप्यूट, हिडन स्टेट जब कंप्यूट हो रहा है यानी इस सेल की आउटपुट जिसे हम कहते हैं, उसमें हमने सेल स्टेट को जो कि जिसकी रेंज अनरिस्ट्रिक्टेड थी, इसको tan h में से गुजारा। अब इसकी रेंज -1 से 1 के बीच में हो गई tan h के बाद, और इस -1 से 1 वाली वैल्यूज का एक वेक्टर है मेरे पास। यहां तो चले एक स्केलर वैल्यू है, jth एंट्री है। उस jth एंट्री को मैंने कहा कि पूरा एक्सपोज करना है या नहीं एक्सपोज करना, यानी जो भी ओ जे की वैल्यू है ये डिटरमिन कर रही है कि इस -1 से 1 वाली वैल्यू को कितना एक्सपोज करना है, ठीक है। तो अगर ओ जे 0 है तो मैंने अगेन सॉरी, मैं ये लेक्चर असल में बना रहा हूँ तो इसमें टाइपोज ज़रा ज़्यादा होंगे क्योंकि ये फ्रेश स्लाइड्स हैं। What I should have said, नहीं, एक्चुअली ये टाइपो नहीं है, दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट। सो अगर ओ जे 0 है तो फिर जो भी सेल स्टेट था सी जे और उसको आपने tan h में से गुजारा था, वो तो 0 से मल्टीप्लाई हो गया, यानी कोई फर्क ही नहीं पड़ा कि सी जे में क्या पड़ा था, सी जे में जो भी पड़ा था मैंने तो 0 से मल्टीप्लाई कर दिया है। सो हु केयर्स कि सी जे में क्या पड़ा था, मैंने कंप्लीटली हाइड कर दिया है वो कि सी जे में क्या पड़ा था। लेकिन अगर ओ जे की वैल्यू 1 है तो मैं कहूँगा कि जो भी सी जे में पड़ा था उसको मैं tan h में से गुजारा था, जो भी आंसर आया पूरे का पूरा 1 से मल्टीप्लाई करके आगे भेज दो। सो आई हैव कंप्लीटली एक्सपोज्ड सी जे, और ये जो एक्सपोज किया ये मैंने बोथ इन स्पेस, क्योंकि ये नेटवर्क में अगली लेयर को भी तो जा रहा होगा ना, ऊपर को हम जब डायग्राम बनाते हैं तो ये ऊपर को भी जा रहा है एच टी, और टाइम में भी क्योंकि ये अगले टाइम स्टेप पे भी एच, तो यू एक्सपोज इट बोथ इन स्पेस एंड टाइम। एंड देयरफॉर ये जो वेक्टर है ओ, दिस एक्ट्स एज एन आउटपुट गेट, यानी बिल्कुल जो आउटपुट होनी थी चीज, आउटपुट तो होना था tan h ऑफ c, उस आउटपुट के ऊपर आपने एक गेट लगा दिया कि नहीं ठहरो एक सेकेंड, मैंने कुछ चीजों को स्केल डाउन करना है, कुछ को 0 कर देना है, कुछ को जैसे हैं वैसे ही जाने देना है, एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये मैंने एक्सट्रीम्स बताई हैं तीनों गेट्स के लिए 0 और 1, लेकिन ये 0 से 1 है एक्चुअली वैल्यूज, तो हर चीज थोड़ा स्केल डाउन हो रही होगी। लेकिन ये जो O है गेट, आउटपुट गेट है O, दिस एक्ट्स ऑन द न्यू सेल स्टेट, ये जो अभी नया टाइम t पे जो सेल स्टेट कंप्यूट हुआ है उसके ऊपर ही एक्ट हो रहा होता है पर tan h से गुजरने के बाद। एनी क्वेश्चंस?
ये अब सारी चीज़ों को ज़रा कंबाइंड देख लेते हैं कि एक ज़रा डिटेल में। पहले तो मैंने LSTM की जो डायग्राम आपको बनाई थी LSTM सेल की, वो बस एक ओवरव्यू टाइप था, और उसके अंदर ये नहीं दिखाया हुआ था कि F कैसे कंप्यूट हो रहा है, I कैसे कंप्यूट हो रहा है, C टिल्डा कैसे कंप्यूट हो रहा है, O कैसे कंप्यूट हो रहा है, ये नहीं बताया गया था। यानी वो जो 4 बिल्डिंग ब्लॉक्स थे उनकी इक्वेशंस तो इस स्लाइड पे थी, पिछली स्लाइड पे, लेकिन इस डायग्राम में वो चीज़ें मैंने हाइड कर दी थी कि F, I, O और C टिल्डा कैसे आए थे। अब जो मैं आपको डायग्राम दिखाने लगा हूं, दिस इज यूजुअली व्हाट इज शोन जब आप LSTM के सेल्स देखते हैं। इसके अंदर सारा कुछ शो हो रहा है, नॉट हाँ, इसके अंदर सारा कुछ शो हो रहा होगा। सो लेट्स स्टार्ट। आपके पास इनपुट आएगी एट टाइम t xt, आपके पास हिडन स्टेट होगा प्रीवियस, आपके पास सेल स्टेट होगा प्रीवियस। सबसे पहले क्या हुआ है, आप नोट करें ये x से एक एरो जा रहा है, x से एक एरो जा रहा है और ये सिग्मा f वाली जगह पे जा रहा है। सो कैन यू इमेजिन दिस एरो, x फीड हो रहा है सिग्मा f वाले बॉक्स को। सिमिलरली हिडन स्टेट फीड हो रहा है उसी बॉक्स को। जब भी इस डायग्राम में 2 एरोज कंबाइन हो रहे हैं ना, जब भी 2 एरोज कंबाइन हो रहे हैं, इसका मतलब है कि कंकैटिनेशन हो रही है। यानी व्हाट यू सी हियर, ये जो कंबाइंड फीड हो रहा है एरो, ये असल में वेक्टर v था एट टाइम t। यानी मैंने h के नीचे x को प्लेस किया, इसको v कह दिया। ये v अब मैंने फीड किया है इस लॉजिस्टिक सिग्मॉइड वाले किसी फंक्शन को। मेरे साथ हैं आप लोग कि नहीं, गुम तो नहीं गए? क्योंकि एक एरो x की तरफ से आ रहा है, एक एरो ht-1 की तरफ से आ रहा है। ये जब जैसे ये एरोज कंबाइन हुए हैं, ये कंकैटिनेशन हो गई, v बन गया। ये v मैंने फीड किया है एक बॉक्स में। ये बॉक्स असल में बिल्कुल एक ट्रेडिशनल न्यूरल नेटवर्क की लेयर है। आप इस बॉक्स को न्यूरल नेटवर्क ही समझ लें, एक लेयर है न्यूरल नेटवर्क की। और ये करती क्या है, इसलिए मैंने इसको सिग्मॉइड f लिखा है, क्योंकि इसके अपने पैरामीटर्स होंगे। ये असल में पूरा काम कर रही होगी, ये WF मैट्रिक्स से v को मल्टीप्लाई करेगी और बायस वाला वेक्टर ऐड करेगी f बायस f, और इस पूरे रिजल्ट को सिग्मॉइड में से गुजार देगी। तो जहां ये जब मैं सिग्मॉइड f लिखा है, ये वो पूरे का पूरा ऑपरेशन ये हो रहा है यहां पे। मेरे साथ हैं आप लोग? जी सर। और यही तो वेक्टर f की इक्वेशन थी जो फॉरगेट गेट में वैल्यूज पड़ी थी, वो इसी इक्वेशन से तो आई थी, सिग्मॉइड से। तो ये जो भी ये प्रोड्यूस कर रहा है वो f है। बिल्कुल वैसे ही मेरे पास वही v, मैं फिर से v कह देता हूं, कंकैटिनेट हुए वेक्टर्स, वही v फीड हुआ सिग्मॉइड फंक्शन में, लेकिन ये इनपुट गेट के इसमें पैरामीटर्स थे। इसके पैरामीटर्स wi और bi थे। उसने अपने हिसाब से इनको एफाइन ट्रांसफॉर्मेशन लगाई, सिग्मॉइड में से गुजारा, i प्रोड्यूस कर दिया। तो यू कैन सी कि ये v हर बारी कंकैटिनेट होके बन के, तो ये फीड हो रहा है चारों इन बॉक्सेस में। जो फॉरगेट गेट, इनपुट गेट और आउटपुट गेट थे, इनके जो एक्टिवेशन फंक्शन थे वो सिग्मॉइड थे। ठीक है, लेट मी गो टू द इक्वेशंस। फॉरगेट, इनपुट, आउटपुट, लॉजिस्टिक सिग्मॉइड इनका एक्टिवेशन फंक्शन था, और सारों में अपने अपने पैरामीटर्स के हिसाब से एफाइन ट्रांसफॉर्मेशन थी। फिगर में बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है। इसके अपने कोई पैरामीटर्स थे WO और BO, और उसने वो एफाइन ट्रांसफॉर्मेशन लगाई और लॉजिस्टिक सिग्मॉइड से गुजारा। जो भी वेक्टर प्रोड्यूस हुआ वो मैं OT कह रहा हूँ।
सिर्फ सी टिल्डा रह गया। सी टिल्डा की इक्वेशन क्या थी? सी टिल्डा की इक्वेशन थी एफाइन ट्रांसफॉर्मेशन बट विद माई वेट्स डब्ल्यू सी बी सी और फिर tan h में से गुजार देना। ओके फाइन, तो मेरे पास वही v फीड हुआ, tan h c लिखा हुआ है मैंने। tan h c का मतलब है कि इस ट्रांसफॉर्मेशन में कोई पैरामीटर्स हैं डब्ल्यू सी बी सी, और वो एफाइन ट्रांसफॉर्म वो v को एफाइनली ट्रांसफॉर्म करेंगे, tan h में से गुजारेंगे, जो रिजल्ट निकलेगा उसको मैं सी टिल्डा कह रहा हूं एट टाइम t। फाइन, तो मेरे पास वो जो बिल्डिंग ब्लॉक्स थे ना चारों, वो यहां पे निकल आए हैं। फॉरगेट, इनपुट, आउटपुट और पोटेंशियल सेल स्टेट। यहां तक आप लोग अभी मेरे साथ हैं? जी सर सर। हमको एम न्यूरॉन्स की लेयर कह रहे हैं, सिंगल लेयर है जिसमें एम न्यूरॉन्स हैं, इस तरह से देख। जी बिल्कुल बिल्कुल, एम न्यूरॉन्स हैं, और विच मीन्स कि ये जो डब्ल्यू एफ है इसमें एम रोज हैं। इसी तरह डब्ल्यू आई में एम रोज होंगी, डब्ल्यू सी एम रोज, डब्ल्यू ओ एम रोज, बायसेस जो है इनके एम डिमेंशनल होंगे सारों के। क्योंकि देखें ये पूरा काम, ये जो पूरा सेल है इसने एक एम डिमेंशनल नंबर प्रोड्यूस करने, एम डिमेंशनल वेक्टर प्रोड्यूस करना है, जो आप अगली लेयर को भेज रहे हैं और जो टाइम में आगे भेज रहे हैं, एम डिमेंशनल। इसलिए मैं यहां सारी जो प्रोसेसिंग है उसको एम डिमेंशनल रख रहा हूं। ओके, तो ये तो वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हमारे पास आ गए। अब वो अगली इक्वेशंस को देख लेते हैं। जब हमने एलएसटीएम का ओवरव्यू देखा था, वंस यू हैव द बिल्डिंग ब्लॉक्स, तब आपने 3 गेट्स थे आपके पास, गेट, फॉरगेट गेट, इनपुट गेट, आउटपुट गेट, और एक एडिशन वाला गेट, गेट तो नहीं कहते, एक एडिशन का ऑपरेशन था, प्लस। डू यू गाइस एग्री विद मी? 3 एलिमेंट वाइज प्रोडक्ट्स थे, 3 गेट्स, और एक एडिशन थी। अग्रीड? जी सर। नाउ लेट्स गो टू द डिटेल्ड स्लाइड एंड फाइंड कि वहां पे ये 3 गेट्स और एक प्लस है कि नहीं, और क्या ये इन्हीं चीजों को ही एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई कर रहा है और इन्हीं चीजों को प्लस कर रहा है जो इन इक्वेशंस में लिखी हुई हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस फॉरगेट गेट। फॉरगेट गेट किस पे अप्लाई होता था? पिछले टाइम के सेल स्टेट पे या प्रीवियस सेल स्टेट पे फॉरगेट गेट अप्लाई होता था। तो ये अपने पास या तो लिख लें कि फॉरगेट गेट ने प्रीवियस सेल स्टेट पे अप्लाई होना है, वहां जाके इसको वेरीफाई करेंगे। इनपुट गेट ने पोटेंशियल सेल स्टेट को मॉड्यूलेट करना है या उस पर अप्लाई होगा, पोटेंशियल सेल स्टेट पे, ये भी लिख लें अपने पास। आउटपुट गेट न्यू सेल स्टेट पे अप्लाई होगा, लेकिन tan h में से गुजरने के बाद। सो आउटपुट गेट tan h ऑफ न्यू सेल्स, इस पे अप्लाई होगा। और जो प्लस है ये फॉरगेट गेट की आउटपुट और इनपुट गेट की आउटपुट्स के बीच में प्लस हो रहा होगा। लेट्स गो टू द डिटेल्ड स्लाइड। फॉरगेट गेट को देख लेते हैं। फॉरगेट गेट एक वेक्टर, सॉरी फॉरगेट वाला जो वेक्टर है, ये वेक्टर जा रहा है यहाँ पे एलिमेंट वाइज प्रोडक्ट है, लेकिन किसके साथ? प्रीवियस सेल स्टेट के साथ। सो द फर्स्ट रिक्वायरमेंट चेक्स आउट कि मैंने प्रीवियस सेल स्टेट पे एक एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन की है फॉरगेट वैल्यूज के साथ, और जो रिजल्ट आया है उसको मैंने फीड किया यहाँ पे एलिमेंट वाइज प्लस हो रहा है। अब एलिमेंट वाइज प्लस में जो दूसरा वेक्टर आ रहा है वो कहां से आ रहा है? वो आ रहा है इनपुट वाला वेक्टर एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई हुआ न्यू पोटेंशियल सेल स्टेट के साथ, और उसका जो रिजल्ट है वो इस एलिमेंट वाइज प्लस में फीड हो गया। ग्रेट। ओ आउटपुट गेट किस पे अप्लाई हो रहा था? वेल ये जो प्लस के बाद प्रोड्यूस हुआ है, प्लस करने के बाद जो प्रोड्यूस हुआ है, क्या ये नया सेल स्टेट नहीं था यहाँ पे? इजंट इट सीटी यहाँ पे? जी सर। राइट, उनको प्लस करने के बाद जो भी आता था हम कहते थे ये नया सेल स्टेट है। ये नया सेल स्टेट में टाइम में तो एक्सपोज कर दिया,
नया सेल स्टेट जो आया यही अगले टाइम स्टेप पे मेरा CT-1 बन जाएगा। तो टाइम में ये एक्सपोज कर दिया, लेकिन यही सेल स्टेट मैंने इधर भी फीड कर दिया 10H में, और वो जो रिजल्ट आया -1 से 1 उसको उसकी एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन कर दी आउटपुट गेट के साथ। क्योंकि आउटपुट गेट ने फिर कहा था कितना तुमने इसको एक्सपोज करना है, कितना नहीं करना। तो इस स्केलिंग डाउन के बाद मैंने जो रिजल्ट आया उसको मैंने कहा कि ये मेरा हिडन स्टेट है एट टाइम टी, ये मेरी आउटपुट है एट टाइम टी। ये मैंने टाइम में भी एक्सपोज कर दी और यही मैंने स्पेस में भी अगली लेयर को एक्सपोज कर दी। अग्रीड? जी सर। और इसमें छोटी सी चीज कि ये जो tan H यहां पे tan H अप्लाई किया है, ये पैरामीटराइज्ड ट्रांसफॉर्मेशन नहीं थी, और इसका जो बॉक्स बनाया है मैंने वो राउंडेड सा बॉक्स है, राउंडेड रेक्टेंगल है। जबकि ये जो ट्रांसफॉर्मेशंस थी 4, ये पैरामीटराइज्ड ट्रांसफॉर्मेशंस थी। हर ट्रांसफॉर्मेशन के कोई पैरामीटर्स थे। पहले वाली के पैरामीटर से WF-BF, इसके पैरामीटर्स थे WI-BI, WC-BC, WO-BO, और ये लर्नेबल पैरामीटर्स थे। ये जो tan H लगाया, ये बस मेरे पास एक वेक्टर आया है, उस वेक्टर को मैंने कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लगाई, एफाइन ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, मैं उस वेक्टर के ऊपर बस एक सिंपल नॉन लीनियरिटी लगा ली, नो पैरामीटर्स। तो इसलिए मैंने इसको राउंडेड शक्ल में बनाया कि ये पैरामीटराइज नहीं है, इधर कोई लर्निंग नहीं हो रही। एंड दैट्स इट। हमने सारे के सारे ऑपरेशंस देख लिए हैं जो एक LSTM के सेल में हो रहे होते हैं in order to produce a new cell state from the previous cell state and the previous hidden state and the current input। यानी ये जो C आया है ना यहाँ पे, नया सेल स्टेट, इसने CT-1 को भी देखा है, इसने HT-1 को भी देखा है, और इसने XT को भी देखा है। सिमिलरली जो हिडन स्टेट नया आया है, इसने भी इन्हीं तीनों को देखा है। XT पे भी डिपेंड करता है, ये HT-1 पे भी डिपेंड करता है, CT-1 पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो इधर जो रिकरेंस है वो टाइम में सिर्फ हिडन स्टेट को नहीं देख रही, सेल स्टेट को भी देखती है। ये पूरे का पूरा LSTM का सेल होता है। एनी क्वेश्चंस सो फार? नो। ओके, ये तो पता हमने ना, अभी तक हमने ये किया, हमने कहा कि रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स जो हैं वो लॉन्ग टर्म मेमोरी नहीं रखते, दे फॉरगेट द पास्ट वेरी सून। और फिर मैंने कहा LSTM सेल्स जो हैं वो कर लेते हैं, और LSTM की हम एब्सोल्यूट डिटेल्स में घुस गए, यानी इसमें हार्डली कोई डिटेल रह गई होगी जो अब कवर करने वाली है। सब कुछ हमने LSTM सेल के अंदर सर्जरी करके देख लिया कि ये हो रहा होता है A to Z, राइट। पर ये मैंने एक्सप्लेन नहीं किया कि अच्छा तो फिर अब क्या लॉन्ग टर्म मेमोरी आ गई, राइट। यानी आपके, मुझे लगता है अभी गैप होना चाहिए आपके अंडरस्टैंडिंग में कि अच्छा तो हाउ डू दीज ऑपरेशंस रिमेंबर मोर ऑफ द पास्ट। ठीक है, ये क्यों नहीं भूल जाते जल्दी से। उसको देखने के लिए वी नीड टू लुक एट हाउ इंफॉर्मेशन इज फ्लोइंग। यानी आप नोट करें कि जो नया सेल स्टेट था, नया सेल स्टेट वो किस इक्वेशन से आ रहा था? सेल स्टेट एट टाइम t, ये आ रहा था, सेल स्टेट एट टाइम t-1 को यूज करता था। फिर इसको मैं एलिमेंट वाइज प्लस ही कहता हूँ, एलिमेंट वाइज प्लस करता था प्रीवियस ने जो पोटेंशियली नया सेल स्टेट था एट टाइम t, और लेकिन इन दोनों को ये पहले मॉड्यूलेट करता था, गेट में से गुजारता था। और इसको भी मॉड्यूलेट पहले करता था प्लस करने से पहले, फॉरगेट गेट में से गुजार के।
इसका मतलब है कि डिपेंडिंग अपॉन कि आपके फॉरगेट की क्या वैल्यू है और इनपुट की क्या वैल्यू है, LSTM सेल जो है इट हैज़ द एबिलिटी टू पुश थ्रू द प्रीवियस सेल स्टेट CT-1 एग्जैक्टली और ऑलमोस्ट अनचेंज्ड into the next time step. कैसे ये कैसे हो सकता है कि CT-1 अनचेंज्ड CT बन जाए? कब होगा ये? सर अगर हम पोटेंशियल सेल स्टेट को 0 पे ले जाएं और फॉरगेट गेट को 1 पे रखें, यानी इनपुट वाला जो गेट है, इनपुट में जो है वैल्यूज वो 0 हो जाएं। जी सर प्लीज। हाँ, इनपुट गेट में अगर सारे जीरोज पड़े हैं तो C टिल्डा तो 0 से मल्टीप्लाई हो जा रहा है, कुछ ऐड नहीं होगा। और F जो है वो सारे वंस पड़े हैं F के अंदर, तो फिर जो भी टाइम -1 पे गेट सेल स्टेट था वो ही टाइम T पे सेल स्टेट हो जाएगा। ठीक है जी सर। इसका मतलब है कि मैं अपना, क्योंकि मेरे पास सेल स्टेट को, मेरे पास अब ये ताकत है एटलीस्ट कि मैं सेल स्टेट को अनचेंज्ड आगे भेज दूं या थोड़ा सा चेंज करके आगे भेज दूं, या उसमें कोई वैल्यूज ऐड करूं, कुछ भूलूं ना। मेरे पास ये ताकत आ गई है, एक बड़ी एक्सप्लिसिट ताकत आई है मेरे पास कि मैंने अनचेंज भेजना है या चेंज करके भेजना है। अगर तो अनचेंज चला जाता है या बहुत ही कम चेंज होके जाता है, इसका मतलब है कि जो सेकंड बुलेट में मैंने लिखा है कि दिस इंश्योर्स दैट माय सेल स्टेट कैन फ्लो थ्रू टाइम। टाइम में मेरा सेल स्टेट मेंटेन किया जा सकता है, मेरे पास ताकत है। मैं नहीं कह रहा मेंटेन होगा या नहीं होगा, ये तो प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है। अगर मेंटेन करने की जरूरत है तो मेंटेन हो जाएगा, अगर भुलाने की जरूरत है तो भुला दिया जाएगा। मेरे पास दोनों काम करने की ताकत है असल में। तो अगर तो मेंटेन करना है, जरूरी है, तो वो जो थ्रू टाइम मेरे पास सेल स्टेट मेंटेन हो जाएगा। पहले ये हो रहा था कि थ्रू टाइम वो W11 जो वेक्टर रिकरेंट वेट मैट्रिक्स था, उसकी वजह से इंफॉर्मेशन या वैनिश करी जा रही थी या एक्सप्लोड करी जा रही थी। ये हमने लास्ट लेक्चर के एंड पे देखा था स्टेबिलिटी ऑफ एन RNN में ना, कि वेट मैट्रिक्स की वजह से, W11 रिकरेंट वेट मैट्रिक्स की वजह से आपकी इन्फॉर्मेशन या खत्म हो रही थी या एक्सप्लोड किए जा रही थी। एक्सप्लोड का मतलब ये है कि खत्म हो रही है, क्योंकि जो उसकी असल थी वो तो गायब हो गई, वो तो एक बहुत बड़ी वैल्यूज आ गई हैं, असल वैल्यूज तो गायब हो गई हैं। सिमिलरली अगर वो वैनिश हो जाती हैं, 0 बचे, तो असल वैल्यूज तो खत्म हो गई, अब तो जीरोज आ गए हैं। लेकिन LSTM में सेल स्टेट में टाइम के अंदर अगर रिटेन करना चाहूँ तो मेरे पास ये ताकत है, तो माई सेल स्टेट कैन फ्लो थ्रू टाइम। और ये ही तो मेमोरी है जिसको हम सेल स्टेट कह रहे हैं, यही तो मेमोरी है। द नेटवर्क इज टाइम में ये मेमोरी को आगे भेजी जा रहा है। ठीक है, और इससे आपके पास लॉन्ग टर्म मेमोरी आ सकती है। और ये नोट करें कि ये जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है ना, अब जरा RNNs और करंट नेटवर्क्स और इन सारी चीज़ों से हट के ज़रा बात करते हैं कि अगर आपको इस कोर्स से कोई चीज़ अगर आपने सीखनी है ना, तो दिस माइट बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन कि डीप लर्निंग के अंदर जो सक्सेस आई है ओवर द लास्ट 25 years, वो इसलिए आई है क्योंकि इंफॉर्मेशन का जो फ्लो है उसको इंश्योर करने वाले मेथड्स बनने लग गए। बैक प्रोपगेशन में वैनिशिंग ग्रेडियंट्स होते थे, जब आप रिलू लाए तो आपने वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम अवॉइड की, क्योंकि आपने कहा कि मेरा ग्रेडियंट अब 1 नहीं हो सकता है, 1 से बड़ा भी नहीं हो सकता, 1 से छोटा भी नहीं हो सकता, तो ना ये एक्सप्लोड कर सकता है ना ये वैनिश कर सकता है, 1 ही है ग्रेडियंट। करी जाए मल्टीप्लाई आप इसको बार बार 1 into 1 into 1 into 1 ऐसे ही रहेगा। तो रीलू ने भी क्या किया कि बैक प्रोपगेशन के अंदर इंफॉर्मेशन का फ्लो इंश्योर किया कि फ्लो होता रहे इंफॉर्मेशन, ग्रेडियंट 0 के पास ना जाए। आपने अपनी असाइनमेंट्स में वेट्स की इनिशियलाइजेशन मैंने लेक्चर में कवर नहीं की थी, आपने असाइनमेंट में देखी थी
कि डिपेंड्स कि आपके वेट्स आपने कैसे इनिशलाइज किए हैं, आपके वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम थोड़ी देर अवॉइड की जा सकती है। वो भी यही था कि वेट्स ऐसे इनिशलाइज करें कि आपकी ग्रेडियंट जीरो पे ना जाए, या इवन फॉरवर्ड प्रोपगेशन में भी इंफॉर्मेशन ख़त्म ना हो। हमने बैच नॉर्म देखा था, बैच नॉर्म भी यही कर रहा था कि by standardizing the inputs, by regularizing the inputs, वो इंफॉर्मेशन का फ्लो मेंटेन करा रहा था। हमने रेजिजुअल ब्लॉक पढ़ा था, जब हमने CNN की वेरिएशंस पढ़ी थी, इवन दो ये CNN की टेक्निकली CNN की वेरिएशन नहीं है, ये तो सारे न्यूरल नेटवर्क्स की वेरिएशंस है। स्किप कनेक्शंस, रेजिजुअल ब्लॉक में स्किप कनेक्शन था, एक लेयर से आप अगली लेयर को तो फीड करती थी एक लेयर, लेकिन वो डायरेक्टली उससे अगली लेयर को भी फीड कर देती थी। यानी अगर इन दो लेयर्स के बीच में कोई काम खराब होना था, होने दें, मैं ये वाली इनपुट अगली यानी एक लेयर स्किप करके वैसे ही आगे फीड कर दिया इनपुट, यानी ये इंफॉर्मेशन फ्लो मैंने इंश्योर कर दिया। ठीक है कि एक्स जो था ये तो आगे फीड हो ही गया है, अगर तुमने कोई और बात भी लर्न करनी है तो कर लो इन दो लेयर्स के बीच में, मैंने अपनी आउटपुट तो आगे फीड कर ही दी है। ठीक है, तो और RNA ये LSTM में भी यही हुआ है कि ऑल दैट वी हैव डन इज वी हैव इंश्योर्ड कि इंफॉर्मेशन फ्लो करती जाए। ठीक है, तो डीप लर्निंग की प्रोग्रेस में दिस रिमेन्स अ फंडामेंटल वे ऑफ थिंकिंग कि आपने इंफॉर्मेशन को ना डाई आउट होने देना है, फॉरवर्ड प्रोपगेशन में भी, बैकवर्ड प्रोपगेशन में भी, ना आपने इसको डाई आउट होने देना है, ना आपने इसको एक्सप्लोड होने देना है। एक्सप्लोड में भी इट्स डाइंग आउट रियली। ठीक है, असल इंफॉर्मेशन तो गई ना। या सो आई होप कि आप लोग ये माइंडसेट आपका एक बनता जा रहा होगा कि यू हैव टू फ्लो इंश्योर द फ्लो इंफॉर्मेशन। अच्छा, अब देखते हैं कि हाउ डज एन LSTM रिमेंबर द पास्ट लॉन्ग टर्म। कंसिडर अ सेंटेंस कंटेनिंग ब्रैकेट्स। सो लेट्स से ये सेंटेंस ये है, इंग्लैंड लास्ट ईयर्स विनर्स आर एक्सपेक्टेड टू पुट अप अ गुड फाइट। ठीक है, लेट्स से आई डोंट नो इंग्लैंड की फुटबॉल टीम की बात हो रही है, क्रिकेट टीम, किसी की बात हो रही है। ठीक है, इंग्लैंड ब्रैकेट्स में लास्ट ईयर्स विनर्स आर एक्सपेक्टेड टू पुट अप अ गुड फाइट। नाउ अगर आपके पास कोई सीक्वेंशियल डेटा का कोई मॉडल है जो बारी बारी इन सारे कैरेक्टर्स को देख रहा है, ENGLAND स्पेस ब्रैकेट LAS, ये जब ये करता है तो जब ये देखता है कि एक ब्रैकेट ओपन हो गया तो इट वुड बी नाइस कि अगर ये अपने अंदर रिकॉर्ड कर ले आपका मॉडल कि यार ब्रैकेट ओपन हुआ हुआ है, राइट। वो ये ना देखे कि ब्रैकेट कब ओपन हुआ था, अगर वो सिर्फ ये कह दे कि एक ब्रैकेट ओपन है, अगर उसके पास कोई वेरिएबल हो जो ये रिकॉर्ड कर ले कि ब्रैकेट ओपन हुआ हुआ है, अब उसको पता होगा कि अगर ब्रैकेट ओपन हुआ हुआ है तो मैंने क्लोज भी करना है या क्लोजिंग ब्रैकेट आना चाहिए एंड सो ऑन। सो LSTM सेल के अंदर ये ताकत है और ये उसके हिडन स्टेट में ताकत है, सॉरी सेल स्टेट में ये ताकत है। यानी मैं इसको इस तरह से इंटरप्रेट करता हूं कि अगर LSTM का सेल स्टेट वो लर्न कर सकता है, LSTM अपने वेट्स इस तरह से लर्न कर सकता है कि वो कहे कि कोई खास jth एंट्री है, सेल स्टेट में तो M एंट्रीज होंगी ना, कैपिटल M, मैं किसी एक खास jth एंट्री का रोल ये रख दूंगा कि अगर वो 1 हो गई है ना, इसका मतलब है कि ओपनिंग ब्रैकेट मिला था कहीं, ओपनिंग ब्रैकेट, यानी जब भी इनपुट में ओपनिंग ब्रैकेट नजर आया उसको, उसने CJ को 1 रख देना है या CJ को 1 के पास रख देना है या बड़ी वैल्यू रख देनी। ठीक है, एंड देन इट कैन ऑल्सो लर्न कि कीप CJ इक्वल्स 1, कि अगर CJ 1 हो गया है, एंड अगेन मैं एम्फसाइज कर रहा हूं कि ये लर्न करेगा खुद, ये लर्न कर रहा होगा खुद, ये लर्न कर रहा होगा कि CJ को 1 रखना है, अब सेट तो हो गया था, इसको 1 ही रखना है, जितनी मर्जी देर लगे इसको 1 रखना है,
क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं नजर आ जाता। जैसे ही क्लोजिंग ब्रैकेट नजर आता है तो फिर भले सीजे को 0 कर दे या लो कर दे। और क्लोजिंग ब्रैकेट इनपुट में जब नजर आएगा, इनपुट में रिमेंबर मैं इनपुट की बेस पे फैसले करना चाहता हूं, नॉट कि मेरे वो रिकरेंट वेट्स कैसे थे। तो ये डायरेक्टली इनपुट को देख के फैसले हो रहे हैं। और आपको पता है क्या, सेल स्टेट आपका वी से बनता था, और वी जो है, वी के अंदर हिडन स्टेट भी होता था और इनपुट भी तो होती थी। ठीक है, तो हमेशा इनपुट को देख रहे हैं। ओके, सिमिलरली कोई और एंट्री सेल स्टेट की, कोई kth एंट्री हो सकती है। हो सकता है kth एंट्री का रोल ये हो कि अगर नेस्टेड ब्रैकेट्स आ गए हो, यानी इंग्लैंड लास्ट ईयर्स विनर्स, और आगे मैं या इस तरह लिख देता, इंग्लैंड लास्ट ईयर्स विनर्स, आगे मैं लिख देता रग्बी, स्पोर्ट का नाम लिख देता। अब ये कोई इतना अच्छा तरीका नहीं है इतने ब्रैकेट डालना, इट्स नॉट गुड राइटिंग स्टाइल, पर एनीवेज लोग लिख सकते हैं ऐसे। सो इंग्लैंड लास्ट ईयर्स विनर्स, आगे रग्बी, आर एक्सपेक्टेड व्हाटएवर। अब 2 ब्रैकेट्स खुल गए हैं, क्या इसको भी याद रखना चाहिए? ऑफ कोर्स इसको याद रखना चाहिए कि ये कौन सा ब्रैकेट अब बंद हुआ है और कितने बंद होने चाहिए। सो हो सकता है कोई और सेल स्टेट की एंट्री इस तरह का बिहेवियर चेक करना सीख ले कि सी के जो है ये 1 हो जाएगा जब नेस्टेड ब्रैकेट उसे नजर आएगा, यानी जब सी जे पहले ही 1 था और फिर कोई और ब्रैकेट नजर आ गया और सी के ने भी 1 हो जाना है, और ये तब 0 होगा जब पहला ब्रैकेट बंद होगा, एंड सो ऑन। और ये देखें, ये मैं तो एग्जांपल्स दे रहा हूं, ये हम फोर्स नहीं कर सकते, हमने सिर्फ उनको वेट्स दे दिए कि लर्न। मुमकिन है कि वो इस तरीके से लर्न कर लें, ये ज़रूरी नहीं है। ये तो मैं एक ह्यूमन एंगल लेके आ रहा हूँ इस पर। मशीन अपने तरीके से सी जे सी के इनके वेट्स और वो सारा कोई ना कोई तरीका ढूंढ रहा होता है जिससे इन आउटपुट्स आपके पास वैसी आ जाए जैसी आप चाह रहे थे। इनफैक्ट आप ये भी कर सकते हैं कि या हो सकता है कि नेटवर्क इस तरह से लर्न करे कि सिर्फ सी जे को यूज़ कर ले, सिर्फ एक एंट्री को यूज़ करे कि ब्रैकेट्स की लेवल ऑफ नेस्टिंग क्या था। फॉर एग्जांपल, अगर सी जे की वैल्यू 0.1 हो गई है, इसका मतलब है कि वो ये एक ब्रैकेट खुला है। 0.2 का मतलब होता होगा ये 2 ब्रैकेट खुल गए। 0.3 का मतलब होता होगा ये 3 ब्रैकेट खुल गए नेस्टिंग। ये तो डिपेंड करता है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ एंड व्हाट द LSTM लर्न्स। ऑल यू हैव टू डू इज गिव योर मशीन लर्निंग मॉडल और योर डीप लर्निंग मॉडल द एबिलिटी टू लर्न। क्या लर्न करना है, कैसे लर्न करना है, ये उस पर छोड़ दें। ये वो ग्रेडियंट डिसेंट, एडम और वो सारी चीजें वो खुद लर्न करेगा, आप उसको सिखाने की कोशिश ना करें, ये खुद ही लर्न करेगा। जस्ट गिव इट द एबिलिटी टू लर्न। हो सकता है वो आपसे बेहतर इंसाइट्स यूज करके लर्न कर ले। ओके, एनी क्वेश्चन सो फार? नो सर। ओके, अब फाइनली हम देख लेते हैं कुछ वेरिएशंस। ये LSTM के सेल की कुछ वेरिएशंस देख लेते हैं। एक वेरिएशन ये है, इसको हम कहते हैं पीप होल कनेक्शंस, के आप ना कुछ आगे की चीजें भी देख लेते हैं, थोड़ी सी चीटिंग कर लेते हैं। ये चीटिंग का एक तरीका है। चीटिंग का तरीका ये है, आप कहते हैं कि मेरे जो गेट्स थे, तीनों गेट्स, एक गेट फॉरगेट वाला था, एक इनपुट वाला था और एक आउटपुट वाला था। तीनों गेट्स असल में किसको देखते थे? वी को। और वी कैसे बनता था? वी बनता था प्रीवियस हिडन स्टेट और करंट इनपुट, इनकी कंकैटिनेशन से। अब आप ये कह रहे हैं कि ऐसा करें, आपके जो फॉरगेट गेट में जो वी जा रहा है और इनपुट गेट में जो वी जा रहा है, वो आप इस तरह से बनाएं कि आप वही पहले की तरह हिडन स्टेट और इनपुट को कंकैटिनेट करना है, लेकिन आप ऐसा करें सेल स्टेट को भी देख लें।
यानी आप ये फैसला करने से पहले देखिए ना, एफ जो वेक्टर बनेगा उसने क्या डिटरमिन करना है, उसने बताना है कि आपने कितना भूलना है पिछले स्टेट को। ये एक फैसला ही होने लगा है ना कि पिछले स्टेट में से कितनी क्या चीजें कितनी कितनी भूलनी है। ये फैसला पहले आप कह रहे थे कि सिर्फ हिडन स्टेट और एक्स को देख के करना है, हिडन स्टेट और इनपुट को देखें। अब हम कह रहे हैं कि नहीं, ये फैसला करने से पहले आप सेल स्टेट को भी देख लें और हिडन स्टेट को भी देख लें और इनपुट को भी देख लें। इससे होगा ये कि आपका जो v वेक्टर है ये अब 2m प्लस d का बन जाएगा, क्योंकि c का साइज भी m है, h का साइज भी m है और x का साइज d है। ठीक है, ये हो गया। और जो आउटपुट गेट है, नाउ नोटिस कि आउटपुट गेट में मैंने फिर से वही सेल स्टेट को देखा है, लेकिन यहां पे मैंने सेल स्टेट एट टाइम t क्यों कह दिया है? कैन यू गेस? मैंने इसलिए कह दिया क्योंकि आउटपुट गेट जब अप्लाई होना है, आउटपुट गेट के अप्लाई होने में से पहले ये जो नया सेल स्टेट है ये बन चुका होगा मेरे पास, राइट। आउटपुट गेट जब अप्लाई होना है तो tan H किस पे लगना है? नए सेल स्टेट पे। तो मैं कहता हूं कि अच्छा, फिर आउटपुट गेट की जो वैल्यूज हैं वो भी नए सेल स्टेट से ही, वो भी नए सेल स्टेट को देख के बन जाए। तो चूंकि मेरे पास नया सेल स्टेट बन गया है इस वक्त, इसलिए मैं आउटपुट गेट पुराने सेल स्टेट को देख के नहीं डिटरमिन करूंगा, नए सेल स्टेट को देख के डिटरमिन कर दूंगा। यानी मैं एज अप टू डेट इंफॉर्मेशन एज पॉसिबल ये यूज करना चाह रहा हूं। ठीक है, मैं चाहता तो मैं पुराने को देख के कर लेता, ये भी जायज है, आप कर लें, लेकिन आई एम यूजिंग एज अप टू डेट इंफॉर्मेशन एज पॉसिबल। तो ये इसकी एक वेरिएशन है पीप होल कनेक्शंस के। आप थोड़ी सी चीटिंग कर रहे हैं, आप सेल स्टेट को भी देखने लग गए और सेल स्टेट जैसे ही नया सेल स्टेट आ जाता है उसको भी देखने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये वही v वेक्टर है। ये मैंने fi इसलिए लिख दिया है कि ये वो v वेक्टर है जो f कंप्यूट करने में भी यही यूज होगा, i कंप्यूट करने में भी यही यूज होगा, और इसको vo कह दिया है कि o कंप्यूट करने में ये वाला वेक्टर यूज होगा। सो दैट्स वन वेरिएशन। Another variation is कि रिमेंबर जब हम नया सेल स्टेट कंप्यूट करते थे तो हम कहते थे पुराने सेल स्टेट को फॉरगेट इतना कर लो और पोटेंशियल सेल स्टेट को i से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे थे ना, आप कहते थे i से मल्टीप्लाई कर दो इनपुट गेट से। पहले हम ये करते थे कि प्रीवियस सेल स्टेट को फॉरगेट करते थे और न्यू सेल स्टेट को इनपुट गेट से स्केल करते थे। अब हम कहते हैं कि ऐसा करें कि आपने जितना फॉरगेट करना है 1 माइनस फॉरगेट को आप इनपुट कह दें, कि जितना भूलना है उसका ऑपोजिट जो है वो आप नए वाले से ले आए। या दूसरी तरह देख लें कि जितना आपने नया लाना है, जितना आपने नया लाना है उसका इन्वर्स जो है वो आप भूल जाएं। सो इससे होगा ये कि आपके पास एक पूरा गेट और उसके पूरे पैरामीटर्स और उसका वेक्टर, उसका मैट्रिक्स और वेक्टर, वो सब रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, तो आई विल दिस वे आई कैन रिमूव द इनपुट गेट और इसके जो पैरामीटर्स थे wi, पूरा मैट्रिक्स था, और इसके वेक्टर भी आया, आई कैन जस्ट रिमूव देम और मेरे पास कम पैरामीटर्स हो जाएंगे और काम ऑलमोस्ट वैसा ही अचीव हो जाएगा। सो ऑल यू हैव टू डू इज के फॉरगेट गेट को यहाँ मल्टीप्लाई करें, 1 माइनस फॉरगेट गेट को इधर मल्टीप्लाई कर दें। फिर आपके पास है जो वेरिएशन जो ज़्यादा काफ़ी मशहूर है, ये काफ़ी अच्छी चलती है, तेज़ चलती है, ये है गेटेड रिकरेंस यूनिट। इसमें वही आइडिया है जो पिछली स्लाइड पे था कि फॉरगेट गेट और इनपुट गेट इनको तो एक ही बना दें, यानी इनपुट गेट को रिमूव कर दें, f और 1 माइनस f जिस तरह यूज होता है। उसके बाद एक और भी जो इसकी वेरिएशन है कि आप ये एक हिडन स्टेट भी आपने बनाया था, सेल स्टेट भी बनाया था। इसने कहा यार आपने बाद में इनको ऐड कर देना है और फिर उसको tan H से गुजारना है।
आप इनको एक ही कहें कि सॉर्ट ऑफ सेल्फ स्टेट ना बनाएं आप, ठीक है। हिडन स्टेट ही है, उसके अंदर ही हो रहा होगा सब कुछ। तो इसमें होता क्या है, आप पहले अपना वी बनाते हैं, वही कंकैटिनेशन, पुराना हिडन स्टेट और एक्स, उस पर एफाइन ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं, एक लॉजिस्टिक सेगमेंट में से गुजारते हैं, एक वेक्टर जी आ गया। इसी तरह एक और एफाइन ट्रांसफॉर्मेशन लगाई, लॉजिस्टिक सेगमेंट में से गुजारा, वेक्टर आर आ गया। इन्होंने गेट्स की तरह एक्ट होना है अब, क्योंकि ये 0 से 1 है सिग्मॉइड की वजह से, तो इन्होंने गेट्स की तरह एक्ट करना है। ये स्केल डाउन कर रहे होंगे कुछ चीज़ों को। आर जो आर है, ये किस पे एक्ट कर रहा है, ये आपके पास एक गेट है, ये हिडन स्टेट पे एक्ट करता है, ठीक है। और जो जी है आपके पास, ये फॉरगेट गेट की तरह एक्ट कर रहा है कि 1 माइनस फॉरगेट इधर है और फॉरगेट इधर है, ठीक है। तो ये जी, इसको अपडेट गेट भी कहते हैं कि आपने फाइनली जब सारा काम कर लिया, जब आपने नया स्टेट निकालना है, यानी अपडेटेड स्टेट निकालना है ना, नए टाइम पे अपडेटेड, तो वो अपडेशन जो हो रही है उसमें आप एक दफ़ा तो देखेंगे पुराने स्टेट को और दूसरी तरफ देखेंगे पोटेंशियल स्टेट को, और इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से आप अपडेटेड स्टेट निकाल लेंगे। तो ये जी को आप अपडेट गेट भी कह देते हैं। और ये बिल्कुल फॉरगेट गेट की तरह कि जितना आपने नया लेके आना है उसका इन्वर्स या 1 माइनस दैट वो आप भूल जाएं, या जितना आपने भूलना है उसका इन्वर्स जो है वो आप नए वाले से ले आए। और जो आर जो वेक्टर है, ये हिडन स्टेट प्रीवियस टाइम स्टेप पे, इसको शायद रिफ्रेश गेट कहते हैं मे बी, कि पुराने वाले को स्केल डाउन करें और अब कंकैटिनेशन दोबारा करें। यानी आप नोट करें कि पहले वी जो है, पहले वी बन रहा था, यानी मैं फिर से वही नोटेशन यूज करता हूं कि आर, जी और आर बनाने के लिए जो आपने वी यूज किया था वो इससे बना था, h at t-1 concatenated with x at टाइम t। लेकिन h टिल्डा बनाने के लिए जो v आप यूज करने लगे हैं, यहां मैं लिख देता हूं, h टिल्डा बनाने के लिए पोटेंशियल हिडन स्टेट, इसके लिए जो v है वो जरा सा फर्क है। वो कहता है कि आप h को करें यूज पुराने स्टेट को, लेकिन उसको मॉड्यूलेट कर लें, उस गेट में से गुजार दें उसको, ठीक है। अगेन ये कह रहे हैं कि कितना पिछला स्टेट यूज करना है, कितना नहीं यूज करना। फॉरगेट की तरह भी आप देख सकते हैं इसको कि कितना पिछला यूज करना है, कितना नहीं यूज करना, एच टिल्डा निकालने के लिए। और यहां पे एक्स है, तो ये जो मैंने यहां सेमी कोलन डाला हुआ है, ये मैं वही शो कर रहा हूं, ये कंकैटिनेशन हो रही है वेक्टर्स की, कंकैटिनेशन, यानी ये वो वी बन रहा है, यहां से लेके यहां तक ये वी है, ये वाला वी है, ठीक है। और उस वी को फिर आप वही एफाइन ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं, WH, BH और फिर tan H में से गुजार देते हैं, क्योंकि हिडन स्टेट तो आप -1 से 1 के बीच में रखना चाहते हैं। तो ऑलमोस्ट वही काम हो रहे हैं, बट विद फ्यूअर पैरामीटर्स, ठीक है। और इसमें यह है कि जो GRU है, इट ऑलवेज एक्सपोजेस द हिडन स्टेट, कि जो भी हिडन स्टेट आपने निकाला है ना एंड पे, ये पूरे का यही आउटपुट है, यही टाइम में आगे जाना है, यही स्पेस में आगे जाना है। इट ऑलवेज एक्सपोजेस द हिडन स्टेट। कुछ जो वेरिएंट्स हैं GRU के, उनमें आप जो वेट मैट्रिसेस है ना, WZ, WR, WH, इनको 0 सेट कर सकते हैं कि ये है ही नहीं, कि मैंने सिर्फ बायसेस को देखना है। कुछ और वेरिएंट्स हैं जिनके अंदर ये बायस वेक्टर्स जो हैं इनको 0 कर देते हैं, BZ, यानी कोई बायस नहीं ऐड करना, कोई बायस नहीं ऐड करना, कोई बायस नहीं ऐड करना। और कभी कभी ये बेहतर परफॉर्म कर लेते हैं कुछ प्रॉब्लम्स के लिए, ठीक है।
तो द होल आइडिया इज GRU के अंदर कि आपने इनपुट गेट रिमूव कर दिया, सेल स्टेट रिमूव कर दिया, तो उससे बहुत सारे आपके पैरामीटर्स कम हो गए, और पैरामीटर्स कम हो जाते हैं, आपकी ट्रेनिंग जल्दी हो जाती है, और चूंकि पैरामीटर्स कम है आप थोड़े डेटा पे ट्रेन कर सकते हैं। यानी अगर आपकी प्रॉब्लम में डेटा ज़्यादा नहीं है, कम है, तो इट माइट बी अ बेटर आइडिया कि आप GRU और GRU में भी कम पैरामीटर्स रखें, बायसेस ना रखें एंड सो ऑन, so you can learn from lesser data. So these are some of the variations of this LSTM cell. ठीक है, and that concludes our discussion on LSTM. अगर कोई सवाल है तो बताएं.